नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लास्ट ब्लॉक 4। बाकी के 3 ब्लॉक्स मैंने पढ़ा के रखा है, मैं प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी कमेंट में। ब्लॉक 4 का टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ वे फॉरवर्ड। यूनिट 11 रोल ऑफ पॉलिसी इनोवेशंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जामिन द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या है? नो पॉवर्टी यानी गरीबी को बिल्कुल हटाना, ये गोल है। ये पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक, पर ये गोल है। देन ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर हम चले जाएंगे क्वालिटी एजुकेशन। ये ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरफ से एजुकेशन ही मदद करता है किसी कंट्री को डेवलप करने में। इसके साथ साथ आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लिख के आना, मैं पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ, विजुअलाइज करने में आपकी मदद होगी और विजुअलाइज करने से हम कोई भी चीज़ को जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। देन जेंडर इक्वलिटी। कोई भी जेंडर हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो या कोई भी और जेंडर, उनको हम इक्वलिटी के नज़र से देखेंगे, कोई भेद नहीं रहेगा उनमें। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मैं इजी जो है वो पॉइंट आउट कर रही हूँ। फिर लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के नीचे जितने भी जीव है उनका ख्याल रखना है। लाइफ ऑन लैंड, मिट्टी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी ख्याल रखना है, हमारा भी ख्याल रखना है, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे यूनिट 12 रिकॉग्निशन ऑफ इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इधर का क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल जस्टिस। इकोलॉजिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें इधर। फेयर ट्रीटमेंट एंड यूजफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल पीपल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। लाइक इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सभी लोगों के उचित रूप से भागीदारी होनी चाहिए। This involvement has to be without any discrimination of race, caste, color, income and place of birth. ये भागीदारी जाति, वर्ण और जन्म स्थान की किसी भी भेदभाव के बिना होनी चाहिए। तभी तो होगा जस्टिस, तभी तो होगी इक्विटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Discuss the relationship between environmental justice and rights of tribals। ठीक है, environmental justice और rights of tribals के संपर्क क्या है? Tribal people play a crucial role in preserving and conserving natural resources beyond doubt। ठीक है, जनजाति लोग प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द लो कार्बन फुटप्रिंट लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल हैज़ conserved the global environment for many countries। आदिवासी लोगों के कामों में कार्बन का यूज़ उतना नहीं होता, ओके। वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। देयर विजडम and sustainable methods should be recognized, adapted and promoted to effectively mitigate climate change। इनके जीवन शैली ने कई देशों के लिए एनवायरनमेंट का संरक्षण किया है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ओके। जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उनके ज्ञान और जो तरीके हैं, सस्टेनेबल मेथड्स लाइक टिकाऊ तरीके को पहचानना, अपनाना और बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट इसका। और उन्हें आमतौर पे राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक
एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे होता है उनको एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड मतलब इनको इससे बाहर रखा जाता है। हालांकि वो हमारे लिए इतना करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इतना करते हैं, फिर भी हम उनको बाहर रखते। तो हमें चाहिए उनको इंक्लूड करना, ठीक है, तभी उनका जो वो हकदारी है, तो तभी उनका राइट जो है उनको मिलेगा। क्लियर? अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। स्वदेशी लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को एग्जामिन करने को बोला गया है। कंजर्विंग प्लांट्स एंड फौना। द इंडिजिनस पीपल कंजर्व सेवरल प्लांट्स एंड इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, मिलेट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो स्वदेशी लोग हैं कई पौधे एंड चावल, मक्का, बाजरा, अनाज, सब्जियां जैसे कृषि फसलों के संरक्षण करते हैं। ओके, विच ओरिजिनेट अंडर डाइवर्स एग्रोइकोलॉजिकल क्लाइमेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड पेनिनसुलर रीजन्स ऑफ इंडिया। जो फसलें कहाँ होती है, पूर्वोत्तर, मध्य एंड पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल मतलब विविध जो कृषि परिस्थितिक जलवायु है, डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेट के तहत उत्पन्न होती है। कॉन्जर्विंग एंडेंजर्ड स्पेसीज। The tribes live in harmony with animals of the forest and they are also known to preserve some endangered species. Endangered मतलब जो संकट में है, जो खोने वाले हैं, जो species. For example, the community led black buck conservation. Black buck मतलब कृष्णसार जैसे हम कहते हैं, जो काले हरिन होते हैं उन्हें। Black buck conservation initiative in Ganjam district of Odisha led to increase in black bucks in the area. Okay, तो ये एग्जाम्पल दिया है कि बहुत, मैं बोलती हूँ, मैं समझाती थी पूरी चीज़ को। देन एक तो ये गया कि विभिन्न जलवायु में विभिन्न तरीके की फसलें उत्पन्न होती है, इतने डाइवर्स है हमारे क्लाइमेट जो है इंडिया के। और एक भी चीज़ है, आप देखना इंडियन जो लोग हैं कई लाइक हमारे रिलीजन में तो है ही, पर जो लाइक पर्टिकुलर अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कम्युनिटी में, ओके, कम्युनिटी में पौधों को भगवान ही माना जाता है। हम खुद लाइक तुलसी पत्ते को, तुलसी जो पौधे हैं उसको मानते हैं भगवान। तो इस तरीके से भी संरक्षण होती है। फिर आप पास्ट में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे तो कई तरीके की मूवमेंट भी हो चुकी है। चिपको मूवमेंट जो 1973 में हुआ था, देन जंगल बचाओ आंदोलन जो बिहार से शुरू होके झारखंड, उड़ीसा के इलाका में हुआ था 1930 में। ओके, नॉट 1930, 1980 में, 80s में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना प्लांट कॉन्जर्व करने में, फोना ये जो कह रहे देन एंडेंजर्ड स्पेसीज जो है, इस तरीके से हम लाइक उनके साथ जो कह रहे हैं ना कि ट्राइब्स लिव इन हार्मनी विथ एनिमल्स, वो उनके साथ घुल मिल गए हैं। तो इस तरीके से इंडिजिनस जो स्वदेशी लोग हैं वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर कर रहे हैं। यूनिट 13 ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट। ऑल्टरनेटिव वेज क्या क्या है? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है? जब प्रकृति से मिलता है हमें और प्रकृति में घुल मिल जाते हैं, जैसे पेपर बैग, जूट बैग, इसे अगर हम यूज़ करें तो ये प्रकृति में घुल मिल जाएगा, ये रिसाइक्लेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, रीयूजेबल है। तो प्लास्टिक बैग्स अगर हम यूज़ करें से हज़ार साल पड़े रहते हैं मिट्टी के ऊपर, एंड वो क्या करता है, जो प्लास्टिक बैग्स है वो प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है, प्रकृति में घुलता मिलता नहीं है, तो ये जीव जंतु के लिए बहुत हानिकारक है, पोल्यूशन पैदा करते हैं
एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पेपर बैग, जूट बैग यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक बैग की जगह। रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल मतलब ये बैग 100% रिसाइक्लेबल होते हैं, जो पेपर बैग, जूट बैग होते हैं। पेपर जूट बैग प्लास्टिक बैग्स की तरह नहीं होते। ये हर तरफ अब फैला हुआ है, प्रचार हो रहा है, हम यूज़ भी कर रहे हैं धीरे धीरे। एक समय तो प्लास्टिक बैग्स बंद ही हो गए थे हमारे इधर, तब हम यूज़ करते थे वो जूट के बैग्स, पेपर बैग्स। एनर्जी सेवर, ये जो बैग्स रहते हैं पेपर जूट के, ये एनर्जी को भी सेव करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होते हैं वो भी कम कर देता है, ये लोकली अवेलेबल होते हैं इनके मटेरियल्स। देन कॉन्जर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, तो नेचर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता है। तो कंक्लूजन क्या है, किसी ग्रह को बचाने के लिए, किसी भी प्लैनेट को बचाने के लिए हमें अधिक एनवायरनमेंट के लाइक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इको फ्रेंडली जो बैग है उसके प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है। यही लिखा है कि thus it is essential to switch over towards the use of eco-friendly bags. देन हम चले जाएंगे एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रिलेवेंस क्या है, जो एसेंशियल ह्यूमन नीड्स है लाइक फूड, शेल्टर, वाटर, जिसके बिना एक इंसान जी नहीं पाएगा, उसे पूरा करना। देन एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स, लाइक एक देश की लार्ज पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, ना फूड प्रोडक्शन पे। फूड प्रोडक्शन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चरल सिस्टम पे। तो एग्रीकल्चरल जो रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, जो मिट्टी की उत्पादन की क्षमता है उसे ठीक रख के इफेक्टिव सीडिंग टेक्निक यूज़ करने में फोकस करता है, ताकि एग्रीकल्चर जो रिक्वायरमेंट्स है वो हर तरफ से पूरी हो। देन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने वाले जो कोल, फॉसिल वेस्ट सोर्सेस है उसे रिड्यूस करना यानी कम करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य में से एक है। देन आता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। पूरे दुनिया में किसी भी देश को फिनेंशियली स्टेबल करना, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हाथ में है। अगर हम एजुकेशनल चीज़ों में, देन सोशल चीज़ों में आगे बढ़ते रहे तो किसी भी देश को इकोनॉमिकली स्टेबल करना हमारे लिए पॉसिबल है। सस्टेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे जो वायुमंडल में हम ग्रीन हाउस गैसेस के लाइक जो सोर्सेस हम इतना यूज़ करते हैं, तो उसे क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, जो रीन्यूएबल एनर्जी है, रिसोर्सेज लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो प्रैक्टिस करता है, ध्यान देते हैं, ताकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस ना बढ़े। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ठीक रहे, और इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे जो है उनके प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारे प्लांट जो स्पेसीज है वो मरे जा रहे हैं इस वजह से। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 14, रोल ऑफ नॉन स्टेट स्टेक होल्डर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनजीओ जो है वो इन्वॉल्व है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। NGOs engaged in environment related activities or environmental NGOs came up in response to serious threat posed to air, water and soil from industrial and agricultural chemicals. NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो। NGOs involved in development work. Indian NGOs have been involved in development work of one sort or another for over 100 years and have been important in the government programs as well as being partners for international NGO donors since the nation's independence in 1947. मैं समझा देती हूँ। जो भारतीय NGO है 100 से अधिक वर्षों से किसी न किसी प्रकार के विकास कार्य में शामिल है और सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रहे हैं।
साथ ही 1947 में जो देश की स्वतंत्रता के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ दाताओं मतलब डोनर्स है उनके लिए भागीदार रहे हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस बोलूँगी मैं इसी यूनिट 14 में। तो वो क्वेश्चंस आते हैं जैसे रोल ऑफ कॉरपोरेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आ चुका है पिछली बार। तो आप लोग ये दो पढ़ के जाना, बहुत ही ब्रॉड है क्वेश्चन, तो पीपीटी में प्रेजेंट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं कह रही हूँ एक बार देखते हुए जाना, स्पेशली लास्ट के दो, मतलब इस जून टी के लिए आप ये दो देख के जाइए, रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इग्नू बुक पे एकदम लास्ट में चले जाओगे बीपीएजी 174 का तो आपको मिल जाएगा। एंड रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इजी है, जस्ट लाइक एनजीओ का जो भूमिका है वो पढ़ा मैंने, तो वो भी ऐसे ही पढ़ना है। तो चारों ब्लॉक मैंने कंप्लीट कर दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ये पढ़ते हुए जाना, मैंने 90% इवन मोर देन 90% मैंने कवर कर दिया। आपको जाके बस लिख के आना है, आपको छोड़ना नहीं है। मैं मोटिवेशन दे रही हूँ वीडियो के एंड पे, आपको छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन, जो भी आप लिख सको, जो भी कॉन्सेप्ट से आपको मिला है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन से आपको जो मिला है वो आपको लिख के आना है, बस खाता भर के आना है, ऐसा नहीं उल्टा सीधा लिखना है। जो पॉइंट्स मैंने यूज़ किया है वो करो और खुद से लिख के आओ। ये चीज़ें ऐसी है, इन्वायरमेंटल चीज़ें ऐसी हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज देख लो, एजुकेशनल चीज़ें, इकोनॉमिकल चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, पर आपको टर्म्स याद रखना है, देन कीवर्ड्स याद रखना है। इसके लिए वीडियोस को बार बार देखो एग्ज़ाम से आगे। एग्ज़ाम से पहले एक तो इग्नू के बुक्स आते हैं बहुत दिनों बाद, तो एग्ज़ाम से आगे ही ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, आप खुद को अकेले मत समझो। तो आप वीडियोस को बार बार देखो और जो टर्म्स मैंने यूज़ की है वो समझो, जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर की है, फिर खुद के लैंग्वेज में आप वो पॉइंट्स यूज़ करके लिख के आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैंने पूरी कोशिश की है ये शॉर्टेस्ट वे में एक्चुअली आपको ये चीज़ों को समझाने में। थैंक यू सो मच।